Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 12, the Union Executive. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with the vice president. बेटा वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह ही होता है. जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी हम इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं. पर डिफरेंस क्या होता है आप जरा ध्यान से सुनना. जब प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, मतलब जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, तो उसमें हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है. पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए जब इलेक्टोरल कॉलेज बनता है तो सिर्फ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है. तो डिफरेंस समझ में आ गया. दोनों के लिए बनता इलेक्टोरल कॉलेज ही है, पर प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि उसमें हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है. पर वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ही होता है. तो क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, और इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उसमें मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. क्लियर है? चलो, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि भाई क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जब आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, तो बच्चा वाइस प्रेसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं उपराष्ट्रपति. तो अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है, आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही रहेंगी जो प्रेसिडेंट के लिए चाहिए. मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही क्वालिफिकेशन आपको वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी चाहिए, सिवाय इस बात के एक्सेप्ट मतलब सिवाय के अलावा, इस बात के अलावा कि जो उम्मीदवार होगा वो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए. दैट द कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. मतलब आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपके पास वो सारी क्वालिटी हो जो प्रेसिडेंट बनने के लिए हो. दूसरी बात, आप राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल होने चाहिए. ठीक है. अब हम बात करेंगे बेटा टर्म की कि किस टाइम तक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं. तो ये भी 5 ईयर ही होता है. प्रेसिडेंट के लिए भी 5 ईयर है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 5 ईयर है. इट मे एंड अर्लियर, इसे जल्दी ख़त्म किया जा सकता है अगर वो अपना रेजिग्नेशन दे दें प्रेसिडेंट को, और बाय रिमूवल, या तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो खुद इस पोजीशन में ना हो कि वो कंटिन्यू कर पाए, तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकता है, और कई बार हम उसे उसके ऑफिस से रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा. कहाँ पर? हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में. तो वाइस प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अगर मेजॉरिटी में वो पास हो जाता है राज्यसभा से एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा बाय मेजॉरिटी, लोकसभा से भी मेजॉरिटी से पास हो जाए, राज्यसभा से भी मेजॉरिटी से पास हो जाए वो रेजोल्यूशन, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है. अब अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस में आएगा बेटा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का. ठीक है बात. राज्यसभा में प्रोसीडिंग्स को स्मूथली रन करने के लिए हमने वहाँ पर चेयरमैन को बिठा रखा है. जैसे लोकसभा में होता है स्पीकर, वैसे ही राज्यसभा में होता है कौन बेटा? चेयरपर्सन. तो जैसे ही आप कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वैसे ही आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं किसके? राज्यसभा के. ठीक है. बट इफ़ द प्रेसिडेंट रिजाइंस, जब प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देते हैं या उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, या सडनली उनकी डेथ हो जाए, मतलब डेथ हो जाए, उन्हें रिमूव कर दिया जाए, या वो कहीं और हो, बाहर हो, कंट्री में नहीं हो, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह ही एक्ट करता है अनटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड. जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाएगा जब तक वही प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा. अगर कई बार ऐसा भी होता है कि टेम्पररी एब्सेंस होती है प्रेसिडेंट की, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है जब तक अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा जब तक प्रेसिडेंट ना रहे. समझ में आया? अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, अगर उसे रिमूव कर दिया जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह ही रूल करेगा, प्रेसिडेंट की तरह ही एक्ट करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुन लिया जाता. पर अगर टेम्पररी एब्सेंस है, ठीक है, प्रेसिडेंट किसी रीज़न से अभी नहीं आ पा रहे हैं या फॉरेन कंट्री में हैं, तो टेम्पररी एब्सेंस होगी अगर प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट सारी वो ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा जो किसकी हुआ करती थी? प्रेसिडेंट की.
At such time, he ceases to the perform the duties of the chairperson of the Rajya Sabha. और इस पर्टिकुलर टाइम में राज्यसभा का चेयरमैन वो नहीं रहेगा जब तक वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, जब तक राज्यसभा में वो एज अ चेयरपर्सन नहीं जाएगा। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो बेटा, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, भले प्रेसिडेंट की डेथ के बाद की बात हो या टेम्पररी वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट के एब्सेंस में, तो ऐसे टाइम में वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों से ठीक है मुक्त हो जाएंगे। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो राज्यसभा में जाएं और वहाँ पर चेयरमैन की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। एट सच टाइम ही और शी सीजेस टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ऐसे टाइम में वो राज्यसभा के चेयरपर्सन की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा के चेयरपर्सन वो तब तक ही रहेंगे जब तक वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं वो राज्यसभा नहीं जाएंगे एज अ चेयरपर्सन। नाउ द प्राइम मिनिस्टर। बेटा जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के, हम उन्हें हेड तो कहते हैं कि भाई हमारी कंट्री के हेड हैं प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट हमेशा किसकी एडवाइस पर ही काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करते हैं। इट मीन्स प्रेसिडेंट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड है हमारी कंट्री के। नॉमिनल मीन्स नाम मात्र, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पर जो एक्चुअल पावर होती है वो किसके पास ही होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। सो जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड है, वो हमेशा एक्ट करता है किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड होते हैं कंट्री के। अब कौन बनता है बेटा प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर बनता है उस पार्टी का नेता जिसे लोकसभा में मेजॉरिटी मिली हो। ठीक है बात। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। He or she is the leader of the majority party in the Lok Sabha. जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीट्स मिली होंगी उन्हीं का जो लीडर होगा, उन्हीं का जो नेता होगा वही प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। फाइनली कौन इलेक्ट करता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, किसका सिलेक्शन होता है कि किसको फाइनेंस डिपार्टमेंट देना चाहिए, किसको रेलवेज देना चाहिए, किसी को एचआरडी देना चाहिए, किसको एक्सटर्नल अफेयर्स देना चाहिए, ये डिसीजन लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और फाइनली फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को शपथ दिलाने का, ओथ दिलाने का, अपॉइंट कराने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का। पर प्रेसिडेंट अपनी पसंद से किसी को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, ये प्योरली प्राइम मिनिस्टर की चॉइस होती है। अब जैसे एस जयशंकर हैं जो हमारे करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को इतने पसंद थे, वो इतने पसंद थे कि प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका यही मानना था कि मुझे एक्सटर्नल अफेयर्स किसको देना है। 2019 की बात कर रहे हैं हम। 2019 के पहले तो कौन थी बच्चा, सुषमा स्वराज थी। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी वक्ता थी, मतलब बहुत ऑडिटोरियल स्किल्स उनके बहुत अच्छे थे, डिप्लोमेसी उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। तो सुषमा स्वराज की डेथ के बाद कौन आया बच्चा, एस जयशंकर क्या बने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में मिनिस्टर बने। तो प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है हु विल गेट द फाइनेंस डिपार्टमेंट, हु विल गेट द एचआरडी मिनिस्ट्री, है ना, किसको रेलवेज देना चाहिए, किसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री देना चाहिए, ये सब प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। अब हम पावर्स एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे बच्चा। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डिफरेंट रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज देते हैं मिनिस्टर्स को। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे, मिनिस्टर्स होंगे, उन्हें पोर्टफोलियोज देने का काम, डिफरेंट रैंक देने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी भी मिनिस्टर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। जैसे पहले स्मृति ईरानी थी, है ना, तो स्मृति ईरानी के पास था एचआरडी मिनिस्ट्री, फिर उन्हें ट्रांसफ़र करके क्या दे दिया गया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में ये पावर होती है कि वो पोर्टफोलियोज़ को चेंज कर सकता है, डिपार्टमेंट को चेंज कर सकता है। जैसे पहले निर्मला सीतारमन डिफेंस देख रही थी, अब निर्मला सीतारमन फाइनेंस देख रही हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, है ना। अगर उन्हें ज़रूरी लगता है तो वो किसी मिनिस्टर के रिज़ाइन के लिए भी बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र भी कर सकता है, बीइंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड वो चाहे तो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी मांग सकता है।
जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चीफ एडवाइज़र होता है प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, डिसमिस करता है मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि भाई यार इस मिनिस्टर से ये डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा है, इसे ये दे दो, ये यहाँ ज़्यादा अच्छा करेगा, तो प्रेसिडेंट चेंज कर देगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगेन अगर किसी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की बात होगी, डिसमिस करने की बात होगी, तो वो करेगा कौन? प्रेसिडेंट। और किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स सच एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स आर मेड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन होंगे? ये भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही बताया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट्स के कौन होंगे? ये भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पर बेटा इस बात में 100% सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं है? ज़रा ध्यान से सुनना। आप हाई कोर्ट के जज बनने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी आप बनोगे, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा रोल रह नहीं जाता है बेटा। वो तो ऑटोमेटिकली जब उनका क्वालिफिकेशन इतना 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 हो जाएगा, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, सीनियर रहेंगे, तो अब इससे बात है वो आने वाले जजेस बनेंगे ही बनेंगे। अगर इस सिस्टम को कभी कोई प्राइम मिनिस्टर चेंज करता है तो ये उसकी साइड में नेगेटिविटी को ऐड करेगा। कैसे? क्योंकि जब बनना एक्स को था, आप अपनी इच्छा से वाई को बना रहे हैं, इट मीन्स आप कॉन्स्टिट्यूशन को सरपास कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। समन करना मतलब बुलाना, प्रोरोग करना मतलब रोक देना। ठीक है, प्रोसीडिंग्स को एंड कर देना, प्रोरोग और समन, ये दोनों ही काम करते हैं। प्रेसिडेंट की लोकसभा राज्यसभा की को बुला सकते हैं, उन्हें प्रोरोग कर सकते हैं, पर वो भी किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है बेटा, प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द कंट्री एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, उन सब में प्राइम मिनिस्टर ही हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन अलाइंड समिट्स हैं जो हम लोग चला रहे हैं, है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, तो नॉन अलाइन समिट्स को भी प्राइम मिनिस्टर ही रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी कंट्री को प्राइम मिनिस्टर ही रिप्रेजेंट करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की अगर कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ही रिप्रेजेंट करेंगे हमारी कंट्री को। वेयर एंड शी ही पुट्स फॉरवर्ड द व्यूज़ ऑफ एंटायर नेशन। पूरे नेशन के व्यूज़ को पुट ऑन करने का काम, वहाँ पर लोगों को बताने का काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का। तो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, नॉन अलाइनमेंट समिट्स की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ही जाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं नेशन के लिए। ही और शी डिसाइड्स ऑन इंडियाज़ इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा कि इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज़ कैसी होंगी, फॉरेन पॉलिसीज़ कैसी होंगी। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखेगा। जब भी इंटरनेशनल फोरम्स पे वो डिस्कशन करेगा, ऐसे नहीं कि प्राइम मिनिस्टर उठा के कुछ भी यहाँ वहाँ बोलेंगे। जब भी वो इंटरनेशनल फोरम से बात कर रहे होंगे तो उनका पहला काम होगा अपनी कंट्री के, अपने लोगों के इंटरेस्ट को देखना। ठीक है, अब बेटा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हर मीटिंग में तो जाते नहीं हैं, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या डिसाइड किया है, वो क्या कर रहे हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर का ही काम होता है कि वो प्रेसिडेंट को वेल इन्फॉर्म्ड रखें। किसके रिगार्ड्स में? द डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हैं उनके रिगार्ड में प्राइम मिनिस्टर ही अपडेट देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट को। अब बेटा देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। फाइनेंस एकदम अलग है, एक्सटर्नल अफेयर्स बिल्कुल अलग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल अलग है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट को फाइनली काम तो किसके लिए करना है? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो किस तरीके से ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें सो दैट वी हैव वेरी पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की ही होती है कि वो देखे कि जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो काम कर रहे हों एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है वो स्मूथली रन कर पाए, हमारी कंट्री प्रॉपर ग्रोथ ले, प्रॉपर डेवलप हो। सो ये सब कौन ही देखेंगे? प्राइम मिनिस्टर ही देखेंगे कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्नमेंट की फेलियर्स के लिए, लैप्सेस के लिए,
देखो, जब भी कोई गवर्नमेंट अच्छा करती है तो नाम प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट किसी भी फील्ड में फेल करेगी, कुछ लैप्सेस होंगे, कुछ फेलियर्स होगी, नाकामयाबी होंगी, तो उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे अभी मणिपुर में जो भी कुछ चल रहा है, अगर आप लोगों ने न्यूज़ में मणिपुर देखा होगा, तो मणिपुर में कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि बहुत अनारकी मची हुई है, 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, औरतों के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। तो वो कहाँ हो रहा है? मणिपुर में हो रहा है। कर कौन रहे हैं? मणिपुर के लोग। मणिपुर की अपनी पुलिस है, मणिपुर के अपने सीएम है, पर फाइनली रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में जितना भी अपोजिशन था वो रिजल्ट किससे मांग रहा था? प्राइम मिनिस्टर से। इट मीन्स गवर्नमेंट की कहीं पर कोई भी फेलियर होगी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। Now, Council of Ministers. There is a Council of Ministers headed by the Prime Minister. जो Council of Ministers होते हैं उन्हें हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो Council of Ministers होते हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर भी आते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 3 कैटेगरीज, ये मैम 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकती हैं, राइट डाउन द 2 मार्क्स में भी पूछ सकती हैं, राइट डाउन द कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो व्हाट विल यू राइट? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये 3 कैटेगरी होती हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो होल्ड करते हैं हाईएस्ट रैंक एंड टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ के इंचार्ज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। अभी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण और डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके दोनों का गूगल इमेज देखो, या हो सकता है कुछ बच्चे बहुत अच्छे से जानते भी हों फाइनेंस मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर्स को। अदर मिनिस्टर्स हैव टू अबाइड बाय द डिसीजंस मेड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट जो डिसीजंस लेगा, दूसरे मिनिस्टर्स को वो डिसीजन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी। तो भैया एलिजिबिलिटी का मीनिंग होता है पात्रता। तो जब आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना है तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए वो देखेंगे अब हम। टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर, अगर आपको मिनिस्टर की तरह अपॉइंटमेंट चाहिए है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना है, तो आप किसी भी एक हाउस के मेंबर बने होने चाहिए, या तो लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वही लोग जाएंगे बच्चा जो या तो लोकसभा के मेंबर हों या राज्यसभा के मेंबर हों। अगर कोई व्यक्ति मेंबर नहीं भी है, ठीक है, और अगर उसे मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया गया है, सो a person who is not a member of parliament can be appointed for 6 months। ठीक है, 6 मंथ के लिए उसे अपॉइंट कर सकते हैं, बट ही और शी हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। इस 6 मंथ में उसे या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। तो पहली बात सुनो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन जा सकता है? या तो लोकसभा के मेंबर जा सकते हैं या राज्यसभा के जा सकते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहते हैं जो लोकसभा में भी नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है, तो क्या होगा? वो 6 मंथ तक आप उसको अपॉइंट कर लो, पर विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 6 मंथ, उसको किसी ना किसी हाउस से इलेक्ट होना पड़ेगा। मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट का वो मेंबर होना ही चाहिए। यूजुअली जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मोस्ट ऑफ द अदर मिनिस्टर होते हैं, वो लोकसभा के मेंबर होते ही हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। दे वर्क टुगेदर एज अ टीम, वो टीम की तरह काम करते हैं। पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, और इनके साथ में मिलकर काम करने को क्या कहते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस मीन्स दैट ऑल ऑफ देम टुगेदर आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट। ये मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर मिल के काम करते हैं, और इनके मिल के काम करने को ही क्या कहते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं पूरे पार्लियामेंट के लिए। एक मिनिस्टर की गलती पूरा कैबिनेट, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हर व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एनी डिसीजन टेकन बाय मिनिस्टर, इफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास, अगर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो इन सबको साथ में रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसके? नरेंद्र मोदी के लिए लाया गया था। अगर उस टाइम में वो सही साबित हो जाता तो नरेंद्र मोदी के साथ पूरे काउंसिल को रिजाइन देना पड़ता। ठीक है। क्विक क्विज कर लें, नहीं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी क्विक क्विज के लिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर।
नाउ सिविल सर्विसेज, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो कैबिनेट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज, कैबिनेट पॉलिसीज बनाता है, गाइडलाइंस को फ्रेम करता है। ये जो पॉलिसीज होती हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, इन्हें एग्जीक्यूट करने का काम होता है सिविल सर्वेंट्स का। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं बच्चा, आप लोगों ने सुना होगा ना, कलेक्टर है, वो एसडीएम है ना। तो ये जो सारे लोग होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट। तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, हु आर नॉट कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अलायंस, कोई कनेक्शन नहीं होता। इन्हें वो सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, वो भी बिल्कुल इम्पार्शियल मैनर में जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं। जो सिविल सर्वेंट होता है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पार्ट होता है। ठीक है, द सिविल सर्वेंट्स आर मेंबर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, या तो वो आईएएस होगा या वो आईएफएस होगा इंडियन फॉरेन सर्विसेज, या तो वो आईपीएस होगा इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये तीनों लोग मिलके क्या बनाते हैं, सिविल सर्विसेज। अब अगर आपको आईएएस का एग्जाम देना, आईएफएस का एग्जाम देना, आईपीएस का एग्जाम देना, ये एग्जाम कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड करता है, उसके बाद इंटरव्यू लेता है कैंडिडेट्स का। पहले 2 बार में 2 पेपर्स आपको देने पड़ते हैं, उसके बाद आप एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, थर्ड राउंड में आपका इंटरव्यू होता है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और फिर वो सेंट्रल और स्टेट लेवल्स पे अपॉइंट कर दिए जाते हैं। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.